हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, तो आज हमारे चैप्टर नंबर 3 का 3.2 का डिस्कशन है। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत सी चीज़ें कंप्लीट की, वर्ड प्रॉब्लम देखे, बहुत अलग अलग प्रकार के, है ना। 3 प्रकार ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके अंदर। पहले बहुत से टाइप इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब जो है ना, अब ऐसा एक्चुअल में किया गया है कि आप लोगों के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से, है ना, सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से बहुत से वर्ड प्रॉब्लम आपके इंपॉर्टेंट वाले, जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए थे और प्लस अच्छा लेवल भी था उनका, वो हट गया है। अब गिने चुने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइप बचे हुए हैं जो आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? चलो, तो एक बार अगर मैं रिकॉल करवाऊँ, है ना, तो हमने लास्ट लेक्चर में वी हैड स्टडीड अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये क्या होता है सर? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके अंदर देखो बाबू, ऐसा होता है कि हम लोग के पास दो इक्वेशन दिए होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करना होता है, हमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू या y की वैल्यू हम निकालते हैं, और अगर मान लो मैंने इसमें से x की वैल्यू निकाली है तो मैं उसको यहाँ वाले x में रख दूंगा। क्लियर है? और अगर मान लो मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली है तो मैं उसे इस वाले y के अंदर रख दूंगा। यही हमें करना होता है। एक में से आप वैल्यू निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में रखो, ये हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाता है। और ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से हमें x और y की वैल्यूज़ मिल जाती है। तो ये हमने इतनी चीज़ें पढ़ी थी यार लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आइए अब उसी के ऊपर हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.2। और 3.2 के अंदर हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने होंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल है x प्लस वाई की वैल्यू 14 है और x माइनस वाई की वैल्यू 4 है। तो आपको बताना x y क्या होगा। तो क्या कर दो आप, यहाँ से ना इसको सॉल्व कर दो। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई, है ना। y को आप इधर शिफ्ट कर दो, माइनस वाई 4। तो ये x की वैल्यू आप उठा के इसमें रख दीजिए। x की जगह रखो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू, एक मिनट 4 प्लस वाई, ये तो केवल x की वैल्यू है ना, और प्लस वाई तो एक और आएगा। क्यों? देखो 4 प्लस वाई तो केवल x की जगह पे रखे हैं, ये x और प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखो 4 को ना आप टाइम के यहाँ फेंक दो, है ना। तो y प्लस वाई कितना आ गया, 2y, और 14 माइनस 4 कितना होता है, 10। काट दिए, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10/2, यानी कितना हो जाएगा, 5। क्लियर? y अगर 5 है, y की वैल्यू अगर आपकी 5 आ रही है, 5 कैसे आ रही है, 14 माइनस 4 है। अच्छा, 14 माइनस 4 का 10 आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, 5 आ जाएगा। क्लियर? सही ना। अब क्या करो, ये y की जो वैल्यू उठा के आप इसके अंदर रख दो, इस वाले इक्वेशन में। कौन से वाले में सर? इस वाले में। देखो, है ना, यहाँ रख दिया 5, है ना। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x 9 आ गया, y आपका 5 आ गया। बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। तो अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। कैसे करना है आपको? फटाफट से s की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टी को उछाल के यहाँ फेंक देना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी। ये हो गया आपकी s की वैल्यू। अब सेकंड वाले क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो यहाँ पे। 2 इंटू एस कितना आ जाएगा, 2s, और 3 इंटू टी कितना आ जाएगा, 3t, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 6, और इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे 2 की जगह 2 रखो, s की जगह पे ये वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, 3 प्लस टी, और प्लस कितना आ गया, 3t इज इक्वल टू कितना आ गया, 36। 2 3 जा 6, 2 इंटू टी 2t, और 3t, है ना, और इज इक्वल टू 36। अगले स्टेप में 6 को यहाँ से यहाँ माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 5t, और 36 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 30। 5 1 जा 5 6 जा, सो t इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आ जाएगा। समझना? 5 1 जा 5 से t की वैल्यू 6 आ गई। अब जैसे ही t की वैल्यू 6 है, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, आपका काम फिर हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 हो जाएगा। सो s की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। s 9 आ गया, t 6 आ गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर?
तो ये रहा अपना अगला सवाल, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्या करना है? सॉल्यूशन करना है सर, और क्या करना है? सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, दो इक्वेशन में से आप किसी भी x और किसी भी y की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले x और y की जगह पे आप रख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आप ऐसा करें, आप सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है उस वाले इक्वेशन में जिसके आगे है ना, जिसके वेरिएबल में 1 हो। अब यहाँ पे 9 और -3 है, लेकिन यहाँ पे 3 और -1 है, तो मुझे 1 वाले को प्रेफरेंस देनी है। मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से किया कि अगर 3x माइनस वाई की वैल्यू 3 है तो एक काम करो, y को इधर लेके आ जाओ और 3 को यहाँ लेके आ जाओ, तो ये मिलेगा मुझे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। क्लियर? अब ये वैल्यू उठा के मगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये मुझे दिया है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सो 9x को 9x रखूँगा, 3 को 3 रखूँगा, लेकिन y की जगह पे मैं रखूँगा 3x माइनस 3 और इज इक्वल टू 9। देखो 9x माइनस 3 3 ज़ा 9x है ना, 9x हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 9। ये आइटम कट गया, क्या आया? 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। क्या है ये किसके लक्षण है ना? जब भी सेम नंबर इज इक्वल टू सेम नंबर है, मतलब ये किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा, x कुछ भी हो y कुछ भी हो, 9 हमेशा 9 के इक्वल आएगा। मतलब इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब बात ये आती है कि सर ये चीज़ कैसे हो रहा है, तो अगर आपको याद हो है ना, तो देखो a1/a2 3/9 है ना, फिर -1 बाई -3 और फिर अगेन 3/9, देखो सभी सेम आएंगे, 1/3 1/3 1/3 आ जाएगा। क्लियर? चलो अगला सवाल क्या है हमारे पास, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। कैसे करेंगे इसको? करने का तरीका बड़ा आसान होगा। 0.2 को मैं 2/10 लिख सकता हूँ, इसको जो है अपन 3/10 लिखेंगे और इसको जो है हम 13/10 लिखेंगे। डन। और इस वाले इक्वेशन में भी सेम हमने कर दिया, 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। इसमें से क्या करो, 1/10 को ले लो कॉमन। क्लियर है? तो अंदर क्या बच रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये पार्ट क्लियर, 13/10। देखो 10 से 10 निपट गया, इक्वेशन क्या बचा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया अपना फाइनल इक्वेशन। तैयार? सेकंड वाले क्वेश्चन में भी सेम हम क्या करेंगे, 1/10 को ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे एक करते हैं दीवार खड़ी कर देते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, सेकंड वाले इक्वेशन में भी क्या करो, ले लो कॉमन 1/10 को, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा आपका 5y और ये पार्ट हो जाएगा आपका 23/10। 10 से 10 निपट गया, तो क्या बचा, ये हो गया आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 और ये पार्ट भी यहाँ पे ऐसे ख़त्म हुआ। अब क्या करें, कैसे करें, है ना? तो किसी भी एक की वैल्यू आप निकाल लो, है ना? अभी तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा मुझे किसी में भी, तो मैं इसकी रैंडम वैल्यू निकालता हूँ। अपन ने लिखा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब ये वाले x की वैल्यू मैं इस वाले इक्वेशन में रखूँगा, तो 4 टाइम्स ऑफ x क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 23। जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये 2 हो जाएगा और 13 2 जा कितना आ जाएगा, 26, 2 2 3 जा कितना आ जाएगा, 6y, है ना? और प्लस ये कितना बच रहा है, 5y इज इक्वल टू 23। -6 में +5 करोगे यहाँ आ जाएगा -y और 23 में से 26 माइनस कर दोगे ना, 26 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा -3। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 3 है, अगर y की वैल्यू 3 है तो ये y की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो अगेन, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। सो ये आपको देगा 13 माइनस 3 3 जा 9, है ना? तो ये हो जाएगा 4/2, जो कि आपका आंसर मिल जाएगा 2। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर? एक सवाल भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0। इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना और कैसे करना देखिए, सेम टू सेम स्टेप्स यूज़ करेंगे आप। चलो हम किसी भी एक की वैल्यू उठाया था, हमने यहाँ पे लिया कि भैया √2x प्लस √3y की वैल्यू जो है 0 दे रखी है, तो सबसे पहला काम जो अपन करेंगे कि √2x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -√3y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3y डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा। ये हो गई x की वैल्यू। अब इसको हमें रखना है सेकंड इक्वेशन में, तो हमने रखेंगे सेकंड इक्वेशन में अपन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रखा √3x, x का क्या रख दूंगा मैं, -√3 और y भी रखूँगा डिवाइड बाई √2 रख दूंगा। क्लियर? अच्छा, प्लस क्या दे रखा है यहाँ पे, √8y इज इक्वल टू 0।
तो देखो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3y है ना। अच्छा अपॉन में क्या बच रहा है, √2 प्लस √8y इज इक्वल टू 0, अपॉन में आएगा तो 1 है ना। एलसीएम लोगे तो √2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 8 2 16 आ जाएगा, हमें मिलेगा -3y प्लस √16y है ना। और क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और डिवाइड बाय आ जाएगा √2। अब देखो हमसे ये तो जब मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो -3y और √16 जो है 4y होता है। अगर आपका √16 क्या होता है, 4 है ना, और y लगा तो 4y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 - 3, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। जैसे ही y की वैल्यू 0 रखी आपने, y की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखोगे, इस वाले को आप इसके अंदर रखो है ना, इस वाले को आप इसके अंदर रखो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा कि x इज इक्वल टू -√3 अपॉन में √2 इंटू 0, और 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x और y दोनों के दोनों 0 आएंगे। डन। अगला सवाल है सब 3x/2 - 5y/3 है ना। कैसे करना है इसको, सेम टू सेम करना है, एलसीएम ले लो आप फिर से ना। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 से कितना आ जाएगा, 9x, 2 5 से कितना आ जाएगा, 10y है ना। और अपॉन में कितना आ रहा है, अपॉन आ जाएगा 2 3 6 इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x - 10y इज इक्वल टू -12। ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। दूसरे वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 3y और इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 13/6 और नीचे भी दिया है 6। देखो 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बचा, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। दो इक्वेशन बन के तैयार हो गए। किसी भी एक की वैल्यू निकालते हैं। अब एक काम करते हैं, इस बार जो है हम इसमें से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या कर दिया, 13 - 3y, 13 - 3y। सो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 - 3y डिवाइड बाई 2। ये x की वैल्यू आ गई अपने पास। अभी x की वैल्यू उठा के अपन कहाँ रखेंगे, इसमें रख देंगे अपन। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। 9 x की जगह क्या रखूँगा मैं, 13 - 3y डिवाइड बाई 2, और आगे क्या है -10y और इज इक्वल टू में क्या है -12 दिया हुआ है। डन। चलो अब सॉल्व करो। तो 13 9 ज़ा 117 -9 3 ज़ा 27y अपॉन में 2 -10y इज इक्वल टू -12। डन। नेक्स्ट स्टेप में है ना, एलसीएम ले लो आप है ना। तो कितना हो जाएगा, 117y - 27y। अच्छा 117 में y नहीं आएगा, 117 - 27y और -2 10 ज़ा कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -24 हो जाएगा। ये -27 - 20 कितना हो जाएगा, -47y और -24 और ये आ जाएगा -117। सो -47y इज इक्वल टू 4 7 11 कैरी बचा 1 3 और ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 है ना, और बचेगा 141। 141 आ रहा है क्या, 141। आई थिंक ये 3 टाइम में कटेगा, 3 7 21 कैरी बचा 2 3 4 12 और 2 40, हाँ 3 टाइम में कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये आ गया -2 है ना। तो पहली बात माइनस से माइनस कटेगा, देखो माइनस कट जाएगा और 47 से ये कट जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी अपने को 3। अब ये y की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 13 - 3 टाइम्स ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 13 - 9 डिवाइड बाई 2 जो कि आपका हो जाएगा 4/2 2 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 आंसर है इसका। डन। चलो अगला सवाल। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब आगे जो है आपको सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, पूरा एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना होगा। कैसे करना होगा देखो, दो इक्वेशन फिर से दिया हुआ है, 2x + 3y इज इक्वल टू 11, 2x + 3y इज इक्वल टू 11 और अगला दिया है 2x - 4y इज इक्वल टू -24 है ना। चलो निकालते हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, किसी भी एक की वैल्यू, हमें यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 11 - 3y मिल जाएगा। सर यहाँ पे x की वैल्यू क्यों नहीं निकाली आपने, x की भी निकाल सकते हो बट मैंने डायरेक्टली 2x की निकाली क्योंकि यहाँ पे 2x डायरेक्ट दिया हुआ है इसीलिए रख दी मैंने। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है, इस वाले में। तो 2x जगह मुझे क्या रखना चाहिए, 11 - 3y फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 4y इज इक्वल टू क्या है -24। अब देखो -3 - 4 कितना आ जाएगा, -7y और ये है -24 और 11 को जरा देता हो तो कितना आ जाएगा -11।
सो -7y इज इक्वल टू -35, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 1 जा 7 5 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ जाएगी। y इज इक्वल टू 5 आप यहाँ रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा अगले ही क्षण, आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी सर। जैसे ही आपने यहाँ पे 5 रखा, सो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, सो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, सो 2x इज इक्वल टू -4, देन फाइनली x इज इक्वल टू, काट दो ना, -2 आ जाएगा। x -2 आ गया, y की वैल्यू जो है 5 आ गए, दोनों को दोनों आपके आंसर्स आ गए। क्लियर, शॉर्ट एंड। अब आगे देखो, आगे क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर अभी भी बाकी है। आपसे तो m पूछा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सवाल में तो x और y पूछा ही नहीं था, तो x और y का करना क्या, आचार डालें, बिल्कुल है ना, आप यहाँ वाले वैल्यू पर उसको डाल दीजिए। तो हमारे पास दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू भैया जी होता है mx प्लस 3, तो y की जगह पे मैं रखूँगा 5, m की जगह रखूँगा m, लेकिन x की जगह मुझे रखना होगा -2 और प्लस रखा है 3। सॉल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल टू -2m आ गया और प्लस का 3 आ गया। अब ये 3 को टांग के आप यहाँ पे जाए, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2 इज इक्वल टू -2m आ रहा है ना, तो 2/2 इज इक्वल टू m आ जाएगा, यानी m की वैल्यू जो है -1 आ जाएगा। सिंप्लीफाइड, बड़ा ही आसान सा सवाल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ से अपने को इक्वेशन बनाने स्टार्ट करने एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। मैं इक्वेशंस बना के दूंगा, है ना। अब मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके इक्वेशन का सॉल्यूशन खुद निकालोगे। क्लियर। तो हमारे पास क्या सवाल दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो आपको दिया हुआ कि 2 नंबर के बीच का डिफरेंस जो है 26 है। अब देखो 2 नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 26 है तो आपको उसमें सॉल्यूशन कैसे लिखना है, आपको लिखना लेट द लार्जर नंबर, है ना, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर दी वाई। बड़े वाले नंबर को x मान लिया, छोटे वाले को y मान लिया, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 26 है तो मुझे, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूँ तो मुझे दिखना चाहिए कि x में से y को घटाने पे 26 आएगा। क्यों लिखा है ना कि दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर। तो जो एक नंबर है ऑब्वियसली बात है बड़ा वाला नंबर जो है 3 गुना होगा, तो अगर ये 3 गुना तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों क्या हो जाए इक्वल। ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। ये पहला सवाल था, पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। आप इसमें किसी की वैल्यू निकालनी भी नहीं है, ऑलरेडी दी हुई है। ये x की वैल्यू उठा के आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 था, x की जगह पर मैं रखूँगा 3y, ये x की जगह मैं क्या रखूँगा 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, 2 से कट गया, y की वैल्यू आ गई आपकी 13, y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो y की वैल्यू अगर 13 आ गई तो अब क्या करना है, तो y की वैल्यू जैसे ही 13 आती है तो ये 13 को उठाकर तुम यहाँ रख दो। सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 इंटू 13, आपका x की वैल्यू आ जाएगी 39। तो x और y ऐसे आपने निकाल लिया, इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इस क्वेश्चन देखो एक बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, लार्जर और स्मॉलर लिखा है ना, तो आप एक काम करें, आपको शुरुआत तो ऐसे ही करनी होगी, लेट द लार्जर एंगल में बी एक्स डिग्री, है ना, लार्जर एंगल बी एक्स, एक्स को हमने एक्स मान लिया, एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। हमने बड़े वाले को x माना और छोटे वाले को y, तो बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो लार्जर क्या है x, एक्सीड्स यानी ज़्यादा होना, मतलब बड़ा वाला एंगल जो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। तो समझो x और y, अगर ये 18 डिग्री ज़्यादा है तो अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहता हूँ तो मेरे पास तो एक ही रास्ता है। अगर ये 18 डिग्री ज़्यादा है तो मेरे पास तो एक ही रास्ता है कि मैं y में भी 18 जोड़ देता हूँ, तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। या तो एक रास्ता और है, तुम x में से भी 18 माइनस कर दो, 18 ज़्यादा तो 18 कम करो ताकि दोनों इक्वल हो जाए, बात वही हो जाएगी। तो हमने ये इक्वेशन बना दिया, पहला इक्वेशन बन गया हमारा। दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा इसके अंदर, इसमें दूसरा इक्वेशन के लिए देखो एक वर्ड बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होगा इसमें, इसका बहुत बड़ा हाथ होगा इसमें, सप्लीमेंट्री एंगल्स।
अगर आपको याद हो तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल जिनका सम जो है 180 डिग्री आता है। तो मतलब यहाँ से मुझे ऑटोमेटिक ये बात समझ आएगी कि भैया x प्लस वाई तो फिक्स है कि वो 180 डिग्री आएगा। ये अपना हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। समझ आ गई बात। अब इस x के अंदर इस y प्लस 18 की जो वैल्यू है उसको आप इस x की जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y प्लस 18 डिग्री प्लस ये कितना है y डिग्री नहीं y प्लस 18 ही बोलो आप, है ना, प्लस y, है ना, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 180। क्लियर। सॉल्व करो y प्लस वाई कितना आ जाएगा 2y, 180 माइनस 8 कितना हो जाएगा 180 माइनस 18, तो ये आपका आ जाएगा 168। आ गया 168। तो सॉल्व करो तो यहाँ से y की वैल्यू 2 8 और 2 4 84 आ रही है, 84। और अगला कितना आ जाएगा, अगर ये 84 है तो वो आ जाएगा आपका समथिंग 96 आ जाएगा, 96। दोनों के बीच में 18 नंबर का डिफरेंस है क्या? नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ करी क्या हमने। अच्छा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 18 ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, x जगह पे 18, y प्लस 18 पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 18 और प्लस क्या है y इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 2y फिर 180 माइनस 18। हाँ गलती तो हुई है ना, 180 माइनस 18 करोगे तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 162 आ जाएगा। समझ आया? 162 प्लस 8 170 प्लस 10 180 आ जाएगा। तो यहाँ जब आप निपटाओगे तब जाके आपको y की वैल्यू मिलेगी 2 8 81 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर 18 आई 81 आ गई तो इसको उठा के आप इस वाले इक्वेशन के अंदर रख दो, है ना। तो आपको यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 था तो y की जगह मैं रखूँगा 81 प्लस 18, तो ये मिल जाएगा 189 और 1 और 8 9, तो 99 आ जाएगा आपकी x की वैल्यू। डन, x आ गया, y आ गया, क्वेश्चन खत्म। अगला सवाल, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो आसानी से क्या करना है अपने को, आप मान लीजिए ना, आप मान लो, है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड 1 बॉल be rupees X and rupees Y respectively। क्या बोला गया है, एक बैट की प्राइस को X रुपीज़ मान लो और बॉल की प्राइस को Y रुपीज़ मान लो। क्लियर, ठीक है। तो पहले इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन देखें तो पहले सिचुएशन में क्या मिल जाएगा अपने को, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग 3 बैट और 5 बॉल, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2। चलो, तो अब इसको सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है मैं इस चीज़ को यहाँ पे आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सॉल्व करना है। आंसर कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है, कि क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट करना है, 3 का आंसर। क्लियर, क्यों करना है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, मैंने आपको इक्वेशन बना के दिया, अब आपको सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके। ओके, चलो अगले सवाल बढ़े। द टैक्सी चार्जेस इन कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का वर्ड प्रॉब्लम है जिसे आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को हम कहते हैं फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट। क्या कहते हैं, फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट। ये एक स्पेशल टाइप का वर्ड प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको एक तो फिक्स चार्ज देनी होगी और दूसरी हर यूनिट का चार्ज देना होगा। जैसे इसमें एक बड़ा ही पॉपुलर सवाल था हॉस्टल का, है ना। जैसे मान लो कि एक लड़का हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल की जो फीस है वो तो फिक्स्ड है, वो तो उसे भरनी ही है, लेकिन हॉस्टल का खाना खाकर कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ दिन खाना जो है कैंटीन में खाते हैं। अब आप समझो, जैसे हॉस्टल की फीस अगर 5000 फिक्स्ड है तो 5000 तो उसको देना ही है, लेकिन कैंटीन में बच्चे ने जितने थाली खाए होंगे ना, मान लो एक उसको 100 रुपये की पड़ रही है और उसमें से पूरे महीने में से भाई साहब ने 15 दिन नहीं कह सकते आप, 10 दिन कह लो, 10 दिन मान लो उसने कैंटीन में खाया है ना, तो उसका 100 रुपये, एक दिन का 100 रुपये मान लो, तो 10 दिन कितना हो गया 1000 रुपये, तो ये 5000 तो देगा ही वो फिक्स चार्ज। एंड चार्ज पर यूनिट यानी पर डे का चार्ज, एक दिन का चार्ज उसका 100 रुपये था, तो भैया जी ने 10 दिन मान लो 12 दिन खाए होंगे तो 12 × 100 करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट, एक यूनिट का चार्ज यानी 12 दिन का 12 इंटू कर दो आप। क्लियर, समझ में आ गया। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है अपने पास,
ये जिसके अंदर आपको एक सिटी के अंदर टैक्सी के फिक्स चार्जेस बताए गए हैं। जैसे अब टैक्सी के अंदर इसमें क्या है कि आपको इसमें लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X एंड चार्ज पर यूनिट अब यहाँ पे यूनिट किलोमीटर है तो डाल दो, पर किलोमीटर बी ₹Y। फिक्स चार्ज को ₹X मान लिया एंड पर किलोमीटर की चार्ज को Y मान लिया। अब देखो सवाल में क्या लिखा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 105 रुपये पे किए गए। 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 105 रुपये। अब जरा समझो, जो इसका फिक्स चार्ज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं देखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो फिक्स चार्ज तो मुझे देना ही है, प्लस कितने किलोमीटर गए अपन 10 किलोमीटर, तो 10 टाइम्स ऑफ Y कर देंगे तो इज इक्वल टू 105 आ जाएगा। पहला इक्वेशन तैयार हो गया। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर तो फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर के लिए 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 155 रुपीज़ दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। तो सर ये फिक्स चार्ज लेते क्यों है ना, फिक्स चार्ज क्यों देंगे, हम तो 10 किलोमीटर ही हैं, फिक्स चार्ज उसके बैठने का चार्ज मान लो ना। आप जैसे बैठोगे ना, आपने देखा टैक्सी में बैठते ना, बैठ के भले आप वहाँ से उतर जाओ, वो आपसे कुछ ना कुछ तो लेगा ही लेगा, है ना। आप बैठे उसने मीटर डाउन किया, आपने देखा होगा मीटर वगैरह ना, तो वो आपसे पैसे लेगा, है ना, फिक्स्ड। नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, ठीक है, बट हाँ क्योंकि इस टाइप का सवाल आते हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी निकाल रहे कि हाँ ठीक है, इस तरीके से आपको समझा सकें हम। अब आगे क्या करना है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको एक नया मेथड, सब्स्टिट्यूशन तो आप यूज़ कर ही सकते हो, मैं यहाँ पे एक और तरीका दिखा रहा हूँ। जब भी ऐसे सवाल है ना, अगर इसमें आपको कुछ इस टाइप की चीज़ें देखने मिल जाए ना, जिसमें से ये x + 10 है और इसी में x + 10 + 5y, इसको आप क्या करो, इसको आप तोड़ दो। x + 15y को मैं 10y + 5y अगर लिख दूँ तो मैंने कोई गलती नहीं करी है। देखो मैंने सेकेंड इक्वेशन को 15 को 10 + 5 लिख दिया है। फ़ायदा है ना, करोड़ों का फ़ायदा। देखो x + 10y की डायरेक्ट वैल्यू तुम्हें दी हुई है 105, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो 105 + 5y इज इक्वल टू 155। 105 को टाइम की यहाँ माइनस कर दो तो 5y इज इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे 50। 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा, तो y इज इक्वल टू आपकी आ गई 10 रुपीज़। मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपया था। ओके तो इसको उठा के हम किस चीज़ में रख दें, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम इससे काम करते हैं, हमने ये वैल्यू उठाई और इसको हम रख रहे हैं पहले वाले इक्वेशन के अंदर, और यहाँ पे हम करेंगे उसे सॉल्व। तो हमें मिला कि भैया x + 10y की जो वैल्यू है वो 105 रुपये आ रही थी, तो x को तो x रहने दिया, प्लस को प्लस, 10 को 10, और y की जगह पे मैं रख दूंगा 10, तो इज इक्वल टू 105। ये आइटम 100 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, सो x इज इक्वल टू 5 रुपीज़। यानी फिक्स चार्ज 5 रुपये था, टैक्सी में बैठने का चार्ज आपका 5 रुपये था और पर किलोमीटर का चार्ज आपके 10 रुपये थे। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाएगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अगेन लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator be y. So therefore the fraction is x/y। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया। अब देखो, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। नाउ एज पर द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में भैया ये बताया गया है कि x और y तो आपको गिवन था, गिवन नहीं आपको मिल गया x और y, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है। लिखा हुआ है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। कब होगा ये तो देखो, इफ अगर 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाएगा। सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11x और 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, और 9 इंटू वाई 9y, और 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा 18। सो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 9y, इधर 18 को है ना, आप 22 को इधर लेके आ जाओ, तो 18 - 22 कितना आ जाएगा -4। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन बना दूंगा मैं, सॉल्यूशन आप करेंगे आप, ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा सर, सेकंड इक्वेशन क्या बोला, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर इस बार हमें 3 ऐड करना है तो दोनों में 3 ऐड कर दो, ठीक। इट बिकम्स 5/6,
क्या हर बार दोनों में ऐड करें? नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एडेड टू बोथ। अगर लिखा होता 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर तो सिर्फ न्यूमरेटर में ही 3 ऐड करते हैं अपन। तो ये फ्रैक्शन कितना बनेगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 इंटू एक्स मिल जाएगा 6x, 6 इंटू वाई हो जाएगा आपका 6y, और ये x प्लस वाई लिख दिया मैंने, x प्लस वाई लिख दिया। ठीक, चलो यहाँ पे क्या आएगा अपना x प्लस 3 आएगा, सिर्फ x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं अपन x प्लस 3 और ये y प्लस 3 ना। अब देखो 6x आ जाएगा और 6 3 जा कितना आ जाएगा आपका 18, और 5 इंटू वाई कितना आ जाएगा 5y, और 5 3 आ जाएगा 15। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 जो कि आपको दे देगा -3। तो ये आपका बन गया दूसरा इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशन में से किसी एक में से आप x की वैल्यू निकालें, दूसरे में आप रखो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और उस y की वैल्यू इसमें रखना तो आपको x मिल जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ें। क्या अगला सवाल, 5 years hence। हैंस का मतलब क्या होता है सर? हैंस का मतलब होता है आगे, 5 साल बाद। 5 साल बाद, तो 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट इज ऑफ सन, दैट ऑफ हिज सन। तो हम मान लेंगे फिर से, है ना, क्या तरीका होगा, लेट द एज ऑफ जैकब बी x years and his son's age be y years। हमने माना कि जैकोब की उम्र x है और उसके बेटे की उम्र जो है y years है, तब आएगा मतलब 5 years hence। तो 5 साल बाद, 5 years hence, 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी हो जाएगी? जैकोब्स एज इज इक्वल टू, अभी तो x है तो 5 साल बाद बढ़ जाएगा तो 5x प्लस 5। हिज सन्स उसके बेटे की उम्र अभी y है तो y प्लस 5 हो जाएगी। क्लियर? अब सवाल के अकॉर्डिंग, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो, जैकोब विल बी, जैकोब मतलब x प्लस 5, विल बी का मतलब हो जाएगा इज इक्वल टू, बताया था विल बी शैल बी है ना, विल बी का मतलब इज इक्वल टू 3 मतलब 3 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन, तो सन मतलब y प्लस 5। सॉल्व करो। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, और 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। 3y को टाइम यहाँ फेंको, 5 को आप यहाँ लेके चले जाओ, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10। तो ये आपका पहला इक्वेशन तैयार हो गया। क्लियर? दूसरे इक्वेशन के लिए आपको फिर से टाइम ट्रेवल करना होगा। टाइम ट्रेवल क्या लिखा है? 5 years ago, 5 साल पहले की दास्तान सुनाएंगे हम, तुम्हें लिखना पड़ेगा 5 years ago, 5 साल पहले। जैकोब की एज कितनी हो जाएगी? जैकोब्स एज इज इक्वल टू x माइनस 5, और हिज सन्स एज वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी y माइनस 5। अब फिर से देखो क्या लिखा है, जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स, तो जैकोब्स एज यानी x माइनस 5, वॉज यानी इज इक्वल टू, इज वॉज का मतलब बताया था मैंने, है ना, 7 मतलब 7, और टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा आपका इनटू, और डेट ऑफ इज सन, तो सन मतलब हो जाएगा y माइनस 5। सॉल्व करें, सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7 5 35, सो ये हो जाएगा x माइनस 7y, और माइनस 35 प्लस 5 ये आ जाएगा माइनस 30। सो ये आपको मिल गया इसकी वैल्यू। इसको अगर आप सॉल्व करें तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो x माइनस, जो नया मेथड है मैं आपको वो सिखा दे रहा हूँ, है ना। मैंने बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में तोड़ना, देखो ये भी क्वेश्चन तोड़ के हो जाएगा। तोड़ के कब आप कर सकते हो? ये आप तब कर पाओगे जब इसमें से x का कोफिशिएंट 1 हो और y के कोफिशिएंट केवल चेंज हो रहे हो, तब आप ये मेथड अप्लाई कर पाओगे। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 7y, तो मैं इसको x माइनस 3y माइनस 4y लिखूँ इज इक्वल टू माइनस 30 कर दूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 और 4 भी तो साथ ही होते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, कैसे ख्याल आया मुझे, इसको देख के ख्याल आया कि यहाँ पे x माइनस 3y है तो मुझे यहाँ पे 3y बना देना चाहिए। अब x माइनस 3y की वैल्यू 10 है, तो मुझे इसकी जगह पर मैं रख दूंगा 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। अब 10 को टाइम यहाँ फेंको तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 10 जा, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। मतलब जैकब का जो लड़का था वो 10 साल का था, और जैकब का लड़का अगर 10 साल का है तो आप उसमें से किसी एक में भी वैल्यू रख दो, ठीक है। जैसे मान लो आपने उसकी वैल्यू यहाँ रख दिया ना, तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, सो x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 30 प्लस 10 दैट इज 40, यानी जैकब जो है
40 साल का था। लास्ट में आप लिख देना हैंस द जैकब वॉज 40 years old एंड हिज सन वॉज 10 years old। क्लियर? तो इसी के साथ आज का लेक्चर भी अपना समाप्त होता है और इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ, है ना। इसके बाद आपका अगला टॉपिक क्या होगा? एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड के बाद आपका होगा 3.3 और आपका चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। फिर बाद में हम क्या करेंगे, चैप्टर खत्म करने के बाद अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाली समस्या खत्म हो जाएगी। क्लियर सर? चलो तो फटाफट से जो इसके नोट्स वगैरह आप बना लेना और सारे चैप्टर जो रिवाइज कर लेना। ध्यान रहना चैप्टर 1, 2, 3 वो भूलना नहीं है, 1 और 2 को भूलना मत, वो करते रहना साथ साथ। क्लियर? बाकी ग्रुप के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है अगर आपको वहाँ पर नोट्स और स्टडी मटेरियल्स वगैरह आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए होंगे तो, ठीक है। तो वहाँ से ज्वाइन करो ना, आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे। फिर भी ना नोट्स वगैरह बनाते रहना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। चलो बाय।